नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड जीके की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है, इसको हम संपूर्ण रूप से कवर कराएँगे। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके उनके लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी पुस्तक है, वो उत्तराखंड जीके के लिए, वो तो एक तो परीक्षा वाणी है और दूसरी कौन-सी है? बीएस नेगी की है, सिंगल वन लाइनर बुक है। यहाँ से अगर हम देखें तो एग्ज़ाम में 30 से 35 प्रश्न, 40 में से 30 से 35 प्रश्न इन दोनों बुक से कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि यह जो सीरीज है हमारी, ठीक है, ये किन किन एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाली है। अभी सबसे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड जो कोर्ट के द्वारा है 398 पद लगभग जारी करे हैं व्यक्तिगत सहायक और कनिष्ठ सहायक के, जिसकी जो है एग्जाम की संभावित जो डेट है वो 23 अगस्त दे रखी है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हमारे सामने ये एग्जाम है और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कैलेंडर जारी करा गया है, उसमें हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट जो इस तरह के कनिष्ठ सहायक के पद है, लगभग 569 पद आने वाले हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत सहायक के 101 पद आने वाले हैं। इसी के साथ साथ वन आरक्षी के भी 1000 पद अभी आने वाले हैं और इसमें सचिवालय रक्षक और अन्य जो बहुत सारे स्नातक स्तरीय पद भी है। ठीक है, ये सारे के सारे वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग लगे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस बुक की विषय सूची कि हम इस बुक में और इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड विविध तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उत्तराखंड का इतिहास वो प्राचीन से लेकर, ठीक है, कार्तिकेयपुर, चंद, परमार, गोरखा, ब्रिटिश, ये सारे के सारे हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं। और उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, ठीक है, और उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, उत्तराखंड में जो कृषि व्यवस्था है और यातायात है, और सारे के सारे, ठीक है, हम देखते हैं कि खेल कूद से लेकर हम उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं तक, और साथ के साथ हम इसमें उत्तराखंड की जो जिला सीरीज है वो भी शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी वो भी एक सीरीज जिला सीरीज की चलेगी और एक ये सारे के सारे चैप्टर हम कवर कराएंगे। अब हम चैप्टर किस तरीके से कवर करेंगे, हम सारा सीक्वेंस से नहीं पढ़ने वाले, हम किसी भी चैप्टर को, माना ये 29वें नंबर का चैप्टर है, उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति को उठाएंगे और इसको संपूर्ण रूप से पूरा कराएंगे। इस तरीके से हम जो है सारे चैप्टर को रिवीजन के तौर पे, ठीक है, ये कंप्लीट कराने वाले हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला चैप्टर है वो यही रहेगा, राज्य लोक संस्कृति का। यह जो वीडियो है ये मुख्य रूप से रिवीजन बेस पे बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि ये नए अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, सबके लिए है। लेकिन आप बुक भी जरूर पढ़िएगा, साथ के साथ आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपके लिए उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे वाद्य यंत्र। ठीक है, फिर हम देखेंगे पारंपरिक आभूषण, उसके बाद देखेंगे हम लोकगीत, और उसके बाद लोक नृत्य। फिर हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान, ठीक है, और वैवाहिक परंपराएं यानी वेडिंग ट्रेडिशंस है। और उसके बाद पारंपरिक भोजन और व्यंजन। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में कम से कम एक से दो प्रश्न, ठीक है, एक से दो प्रश्न तो अवश्य बनते हैं जब हमारा 40 प्रश्न का जो उत्तराखंड का एग्जाम होता है। ठीक है, 40 नंबर जिसमें आती है, तो एक से दो प्रश्न यानी दो से तीन प्रश्न जरूर यहाँ से बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य प्रमुख वाद्य यंत्र। जैसा कि हमें पता है कि उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के जो लोक वाद्य यंत्र चलन में है। बहुत सारे वाद्य यंत्र है जो हम देखते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, और इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत करा गया है। जैसे हम बोलते हैं धातु, धातु वाद्य यंत्र बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास चरम वाद्य यंत्र आता है, और तीसरा आता है फूक वाद्य यंत्र। यानी धातु वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से निर्मित है, ठीक है, और इनको आघात करके बजाया जाता है, एक तरीके से चोट पहुंचा के, या फिर उसको मतलब चोट पहुंचा के ही बजाया जाता है। ठीक है, आघात या आघात तो उसे कोई बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कांसे की थाली, मंजीरा, घाना, घुंघरू, कंसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खंजड़ी और बिनाई, ये सारी की सारी जो है कैसे है, धातु वाद्य यंत्र है। दूसरा हम देखते हैं चरम वाद्य, यानी जो चमड़े से मढ़े जाते हैं, चमड़े के द्वारा खींचे जाते हैं, उसको हम चरम वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं हुड़का, ढोर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धतीमा, डपली, डमरू, तबला और सैया। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, चरम वाद्य यंत्र में आते हैं। फिर हम देखते हैं फूक वाद्य यंत्र।
फूक फूक होते हैं, फूक मतलब जो जिसमें फूक मारने पे ध्वनि उत्पन्न होती है, वही तो फूक वाद्य यंत्र हुए। और इसको जो बनाया जाता है लकड़ी या धातु से निर्मित होगा, जिस इसके अंतर्गत आते हैं मुरली, भंकोरा, ठीक है, ये होगा भंकोरा, तुरही, रणसिंगा, या इसे अंकोरा या भंकोरा भी बोला जाता है। और नागफणी, शंख, ऊर्ध्वमुखी नाद, मशक बीन, मोचंग और अलगोजा, ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे फूक वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। इनको एक बार हम फिर से देखते हैं। धातु वाद्य यंत्र में हमने देखा बिनाई, कांसे की थाली, मंजीरा, घुंघरू, कंसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खंजरी, चिमटा। और हमने चर्म वाद्य यंत्र में क्या क्या देखा, हुड़का, ठीक है, हुड़का भी चर्म से मतलब चमड़े से बनाया जाता है ना, उसके दोनों तरफ के जो है ढोर, और ढोलकी, ढोल, ठीक है, ढोल जो है, दमाऊ, नगाड़ा, धतीमा, डफली, डमरू, तबला, ये साहिया, ये सारे के सारे कैसे चर्म वाद्य है। इसके बाद हम फूक वाद्य यंत्र देख रहे थे, मुरली, बंकुरा, तुरही, रणसिंगा, ठीक है, और नागफणी, मशकबीन, मोछंग, अलगोजा, ये सारे के सारे फूक वाद्य यंत्र है। अब इन्हें हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है, चित्र लगाया है, जैसे इसमें नगाड़ा दिखाया है, ढोल है, ठीक है, ये तांबे से बना हुआ होता है, और दमाऊ है, ये है आपकी तुरही, ये रणसिंगा, ये भी तांबे से बना हुआ होता है, और ये भंकोर है, ठीक है, भंकोर या भकोरा, और हुड़का, ये इधर वाले जो है ये चमड़े से बना होता है, तो ये चरम वाद्य यंत्र हो गया। ढोर हो गया ये, ठीक है, और मशकबीन, इसमें 5 बांसुरी की तरीके की होती है, जिसमें एक होता है जिसमें आप फूकते हैं जिससे बजती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागफणी या फिर नागफनी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इसे एक सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही बजाया जाता है, और ये तांबे या पीतल से बना हुआ होता है। और उल्लेखनीय है कि नागफनी नामक एक कैक्टस है, जो हम देखते हैं कैक्टस की प्रजाति है, वनस्पति भी है, ठीक है, इसका जो पौधा है नागफनी के फन के समान होता है, इसलिए शायद ये नागफनी इसका नाम दिया है। फिर हम देखते हैं अलगोजा या फिर ज्योल्या मुरली, ठीक है। अब अलगोजा या ज्योल्या मुरली इंपोर्टेंट है, और ये भी एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है, पारंपरिक वाद्य यंत्रों में से एक है ये। तो ये बांस और रिंगाल, जो मोटा रिंगाल होता है उससे भी निर्मित होती है, ठीक है। और इसमें 2 समांतर बांसुरी मतलब रहती है ऐसे, ठीक है, 2 समांतर बांसुरियां रहती है इसमें, ठीक है। और इसका उपयोग जो है लोक धुनों और पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से किया जाता है। और जो जोया होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जोया का मतलब होता है एक तरीके से जुड़वा, ठीक है, और तो फिर इसे ही जोया मुरली बोला जाता है, तो यानी मतलब युगल बांसुरी या फिर जुड़वा एक तरीके से। फिर इसे जोया मुरली को ही रामस्वर नाम से भी जाना जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं तार वाद्य यंत्र, यानी जो जिसमें तार लगा रहता है ना, इसीलिए इसे तार वाद्य यंत्र बोला जाता है। और इससे ही इसकी जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, विभिन्न स्वर उत्पन्न होते हैं इसी तार से। इसके अंतर्गत जैसे सारंगी हो गया, तार में एक तारा हो गया, 2 तारा हो गया, और गोपीचंद का एक तारा या गोपी यंत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो तार में हमने कौन कौन से देखा, सारंगी, एक तारा, 2 तारा, या फिर गोपी यंत्र। इसके बाद जो प्रमुख वाद्य यंत्र है जैसे ढोल, हम सारे वाद्य यंत्रों को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ढोल को, ठीक है। ढोल तो हमें पता ही है कि उत्तराखंड का एक प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है, लेकिन ये मूल रूप से पश्चिम एशियाई वाद्य यंत्र है, ठीक है, पश्चिम एशिया से ये वाद्य यंत्र हमें देखने को मिलता है। और ये तांबे से या फिर साल की लकड़ी से बना बना हुआ होता है, ठीक है, अधिकतर। अब तो पहले शायद लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन अब तो कैसे ये किससे बनता है, ये तांबे के धातु से ही बनता है, ठीक है। और इसमें जो खाल लगाई जाती है वो या तो भैंस की तो कम ही होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि भैंस की या बारहसिंगा की या फिर बकरी की, तो सर्वाधिक जो है इसमें बकरी की खाल का प्रयोग होता है। और इसमें जो तालें बजाई जाती है जैसे नौबत, निमती, ठीक है, नौबत या निमती जिसे बोला जा रहा है, रहमानी या बड़े, ठीक है, इसमें अलग अलग तालें बजाई जाती है। हम देखते हैं बड़े भी इसमें एक ताल है। और नौबत प्रातः काल में बजाई जाती है, और ओजी जो बजाते हैं ना, ढोल को बजाते हैं, उन्हें ओजी जाति बोला जाता है। और ये 22 परतालें बजाते हैं लगभग इसकी ढोल की। अब जैसे नौबत है, अत्यंत प्राचीनतम ताल है, और इसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में भी बजाया जाता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारात जो है पहाड़ी मार्गों से गुजरती है, तब कौन सी ताल बजाई जाती है, उस टाइम बजाई जाती है रहमानी ताल, ठीक है। यानी जब पर्वतीय क्षेत्रों में बारात जो है पहाड़ी मार्गों से गुजरती है ना, तो रहमानी ताल बजाई जाती है। और प्रत्येक अगर शुभ कार्य होगा, कोई प्रारंभ करते हुए, कोई भी शुभ कार्य जो प्रारंभ करते हैं, तो उस समय जो ताल बजाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, बड़े ताल, ठीक है, क्या बोला जाता है, बड़े ताल।
और ढोल सागर के जो हम देखते हैं उत्तराखंड में एक ज्ञाता है हमारे, ठीक है, उत्तम दास जी को ढोल सागर का ज्ञाता कहा जाता है। और एक ढोल सागर पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? केशव दास अनुरागी। यानी ढोल सागर के ज्ञाता कौन हुए? उत्तम दास जी। और ढोल सागर पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी है? केशव दास अनुरागी के द्वारा लिखी है। अब इस ढोल सागर में क्या लिखा होगा भाई? ढोल से संबंधित यानी संगीत विद्या का ही तो वर्णन किया होगा। सिंपल सी बात है। फिर आगे हम देखते हैं ढोल में जो ढोल वादन की प्रमुख चार शैली है, अमृत, सिंधु, राजी और महायानी। कितनी शैली है? चार शैली है। ढोल को मां शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। अब ढोल को हम देखते हैं कि उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक में भी शामिल किया गया है, यानी राज्य का वाद्य यंत्र बनाया गया। कब? 2015 में। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई एक तरीके से किसी देवता का जो रौद्र रूप हम देखते हैं ना, जब जागरण या कुछ ऐसा हम देखते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं जब, तो उस समय कौन सी ताल बजाई जाती है? तो ये धुएल या फिर धुयाल ताल बोला जाता है इसे। जिसमें किसी पे देवता आता है और एक तरीके से वो देवता नाचता है, तो उस ताल को क्या बोला जाता है? धुएल या फिर धुयाल ताल, ठीक है। और इसमें भगवान नरसिंह की उपासना और काली माँ का रौद्र रूप भी मतलब अभिव्यक्ति करी जाती है। किस ताल में? धुएल या फिर धुयाल ताल में। और आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ढोल दमाव पर चलते समय यात्रा करते समय, ठीक है, या ढोल दमाव पर चलते समय या यात्रा करते समय कौन सी ताल बजाई जाती है? तो ये हिटवा बाजा बजाया जाता है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे इसमें से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए यूके त्रिभुज के, जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला भी पूछा गया, हिटवा बाजा कब बजाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं दमाऊ या फिर दमावा। अक्सर हम देखते हैं कि ढोल और दमाऊ एक साथ बजाया जाता है, ठीक है। ये प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और ये एक साथ ही बजाया जाता है। जैसे हमने अभी ऊपर चित्र में देखा था कि दमाऊ किस प्रकार से रहता है बना हुआ, इस प्रकार से रहता है। तो 1 फुट व्यास और 8 इंच गहरे कटोरानुमा इसकी आकृति होती है। और ढोल और दमाऊ विभिन्न शुभ और धार्मिक अवसरों पर बजाया जाता है, एक साथ बजाया जाता है अधिकतर। और बजाने वाले को क्या बोलते हैं? ढोल और दमाऊ को बजाने वाले जो हमारी जाति है, ओजी, ठीक है, और दास या बाजगी या फिर ढोली, इनको इस नाम से जाना जाता है, इस जाति के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं ढोर या थाली। ढोर, ढोल अलग है, ढोर अलग है, ठीक है। और ढोर जो है चर्म वाद्य यंत्र है एक प्रकार से, ठीक है। और ये कब बजाया जाता है अधिकतर? ये जागर नृत्य में ही बजाया जाता है अधिकतर। कब बजाया जाता है इसे ढोर को? जागर नृत्य में। और ढोल के साथ साथ थाली का भी प्रयोग करा जाता है। जैसे ऊपर हम देखते हैं कि ढोल के साथ दमाओं का प्रयोग होता है, तो ये ढोल के साथ थाली का भी प्रयोग होता है। और थाली कांसे की बनी होती है, कांसे की। और ये कंसासूली थाली नाम से जाना जाता है। और थाली को किस लकड़ी के द्वारा बजाया जाता है? उसे बोलते हैं पैया, ठीक है। पैया जो होता है हमारा एक पौधा, ठीक है, उसके द्वारा, उसकी लकड़ी होती है, उसके द्वारा ये बजाया जाता है। और फिर ढोल जो है प्राय सांदन की ठोस लकड़ी से खोखला करके बनाया जाता था। सांदन की लकड़ी होती है जो, और बकरी की खाल उसके दोनों तरफ जो है ओढ़ी जाती है, एक तरीके से लगाई जाती है, मढ़ी जाती है। और ढोल चर्म वाद्यों में से एक ऐसा वाद्य है जिसे कंधे पे नहीं लटकाया जाता है। इसको कैसे बजाते हैं? जैसे हमने ढोल देखा, दमाऊ देखा, ये सारी चीजें जो हमने कंधे पे, इसमें एक रस्सी लटकाई जाती है, एक तरीके से ऐसा बांधा जाता है, तब बजाते हैं। लेकिन ये दोनों घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है, ठीक है, किसे? ढोर को। और ढोर अक्सर गंभीर नाद निकालता है जो कि रौद्र और लोमहर्षक होता है, ठीक है। एक प्रकार से रौद्र और लोमहर्षक जो इसकी नाद निकालता है, यानी ध्वनि निकालता है। फिर हम देखते हैं दूसरा मशकबीन। यह जो है मशकबीन मूल रूप से स्कॉटलैंड का है, ठीक है, वाद्य यंत्र। और ये पहले सेना के बैंड में भी था, ठीक है, शामिल था। और इसमें 5 बांसुरी लगी रहती है, जिसमें एक में क्या है, नली में हवा फूकने के लिए लगी होती है, और 4, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक पाइपर। फिर मशक बीन कपड़े की थैली नुमा होती है, कपड़े के उसमें ये रहती है, चारों पांचों जो इसमें बांसुरी जैसी लगी रहती है। और एक प्रकार का ही यूरोपियन वाद्य यंत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसमें मशक बीन है, स्कॉटलैंड का है मूल रूप से। फिर आता है इकतारा। इकतारा वाद्य यंत्र केवल एक तार होता है इसमें, इसीलिए इसे इकतारा बोला जाता है। और ये तुमड़ी या फिर तानपुरा जैसे दिखने, लौकी की जो कटोरुमा आकृति होती है ना, उसकी तरह दिखने में दिखने जैसा होता है ये। और ये खाल और बांस की लकड़ी से बना हुआ होता है इकतारा। फिर हम चिमटा देखते हैं, लोहे से निर्मित होता है, इसका प्रयोग धार्मिक क्रियाकलापों में करा जाता है। मंजीरा देखते हैं हम, मंजीरा ये पीतल और तांबे से निर्मित होता है, इसे कंसाल भी बोला जाता है। और झांझ, इसे कांसे की 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है, 2 प्लेटें होती है ऐसी, और आपस में इसे ऐसे टकराया जाता है, ठीक है। और ये दमाओं के साथ बनाया जाता है, उसे झांझ बोलते हैं, ठीक है। फिर हम मोछंग देखते हैं, मोछंग।
और ये भी एक प्रकार का फूक वाद्य है, फूक वाद्य यंत्र है एक तरह। घने जंगलों में पशु चारकों के द्वारा ये बजाया जाता है और लोहे की पतली छड़ी मोड़कर इसे बनाया जाता है। बिनाई, अब देखते हैं बिनाई। लोहे का मतलब लोहे की धातु से बना हुआ होता है ये, ठीक है, और दांतों से दबाकर इसे बजाया जाता है। अब ये बोला जा रहा है कि विलुप्ति होने के कगार पर है, कौन सा, बिनाई। फिर हम अगला इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र देखते हैं, हुड़क या फिर हुड़की। एक तो ये युद्ध प्रेरक प्रसंग है, ये ध्यान रखना है, और दूसरा क्या है कि कृषि कार्य में बजाया जाता है, ठीक है, और सबसे अधिक जो है ये बजाया जाता है, यानी प्रमुख वाद्य यंत्र किसका है, भोटिया का है, हुड़की। यानी ये अगर बोला बोला जाएगा कि ये कैसा है, किस प्रकार का है, तो युद्ध प्रेरक प्रसंग में और कृषि कार्यों में बजाया जाता है ये। हुड़क या हुड़की वाद्य यंत्र दोनों इसकी जो दोनों पुड़िया हैं बकरी की खाल की बनी होती है, जैसे ये बना रहता है ना जो, ठीक है, इस प्रकार से बना रहता है, तो इसके जो साइड वाले हिस्से हैं जो जिसे बजाते हैं, तो ये बकरी की खाल से बनाया जाता है। और ये वाद्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो बड़े होते हैं उसको हुड़क बोला जाता है और जो छोटे होते हैं उसको साइया बोला जाता है, ठीक है, जो हुड़की है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अगला, रणसिंगा या फिर तुरई। ये पीतल या तांबे से निर्मित होते हैं। सबसे पहली बात है, रणसिंगा पीतल या तांबे से निर्मित होता है, तांबे से ही होता है अधिकतर। और तुरई और रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र है, वो हमें पता है। और इसका जो पहले प्रयोग होता था युद्ध के समय बजाया जाता था इसे, तुरही या रणसिंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फूक वाद्य यंत्र है और युद्ध के समय बजाया जाता था। इसके बाद है भंकोरा या भंकोर। उत्तराखंड का एक लोक वाद्य है, ये तांबे से बना हुआ होता है और ये भी मुंह से फूंक के द्वारा ही बजाया जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक लोक देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है, ठीक है, और ये भकोरा को युद्ध के अवसर पर भी बजाया जाता था। यानी युद्ध की जब युद्ध होता था उसकी सूचना देने के लिए इसका प्रयोग करा जाता था, सूचना देने के लिए। अगला हम देखते हैं शंख। ये लोकप्रिय और प्राकृतिक वाद्य यंत्र है, ठीक है, विभिन्न धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग करा जाता है, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र देखते हैं हम, भगवान शिव के डमरू को संसार का प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है, शिव जी का डमरू। और सारंगी का प्रयोग वादी या फिर मिरासी जाति के द्वारा अधिक किया जाता था, किसका, सारंगी का। गढ़वाल में जो सरो युद्ध नृत्य के समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो गढ़वाल में सरो नृत्य होता है, युद्ध नृत्य होता है सरो युद्ध, इस समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ऋग्वेद में हमें वाद्य यंत्रों का कुछ वर्णन मिलता है, जिसमें दुदुभी, ठीक है, दुदुम्बी, बांसुरी या बीणा, इसका प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और कसेरी को कुमाऊं मंडल में एक लोक वाद्य यंत्र था, ये कसेरी भी होता था एक कुमाऊं में। और वन्य जैसे हारमोनियम, गिटार, ये तो आर्गन वगैरह और अन्य वाद्य यंत्र है। तो हमारे हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने देख लिए ऊपर। और इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण, ठीक है। उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे, नथ, ठीक है, और गुलबंद, गुलबंद गले में पहना जाता है। कर्णफूल ये है कान में पहना जाता है। हंसुली, हंसुली गले में पहना जाता है। बुलाक यानी मतलब नाक में है ना, ये बुलाक पहना जाता है। धगुला, इसके बाद है पोंची, चरेयो, पोजे, ठीक है। अब जैसे पोंची है पैर में, और चरेयू है ये भी गले में है, और पोंजे ये भी किस में है, पैरों में है। तो इसको हम विस्तृत रूप से सारे के सारे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कमर और कंधे के आभूषण, यानी जो कमर और कंधे पे पहने जाते हैं। तगड़ी, तगड़ी आभूषण है, ये कमर पे पहना जाने वाला आभूषण है, इसे करदनी भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है अतरदान या इत्रदान। ये जोहारी लोग जो है कमर पर पहनते हैं और ये चांदी का बना हुआ होता है। जोहारी जनजाति के लोग जो है आभूषण के लिए हथकान कहते हैं, ठीक है। जोहारी जो जनजाति है हमारी, ये आभूषण के लिए क्या बोलते हैं, हथकान। और सिउण सांगल, सिउण सांगल कंधों पे धारण किया जाता है, ठीक है। तो कमर और कंधों के लिए इतनी आभूषण है। इसके बाद हम देखते हैं माथे और सिर के आभूषण। माथे और सिर के आभूषण, माथे और सिर के आभूषण में जैसे शीश फूल, शीश फूल है, ये सिर पर हुक के माध्यम से लगाया जाता है, ठीक है। मांग टीका है, महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है और सोने से बना हुआ होता है, माथे पर लगाया जाता है। ये हम देख रहे हैं सिर या माथे पे लगाने वाले। फिर हम सुहाग बिंदी देखते हैं, जो सुहागिन महिलाएं होती है वो इसका प्रयोग करते हैं और माथे माथे पर जो है पहना जाता है ये। फिर बांदी या बिंदी, ये पाजेब की तरह एक चांदी का बना होता है, ठीक है। बिंदी अलग है, बांदी अलग है, ठीक है। तो बांदी है पाजेब चांदी का बना होता है और सिर पर चारों ओर जो है लगाकर पहना जाता है। अगले हम देखते हैं कान के आभूषण। कान में हम मुरखली पहनते हैं, ठीक है, कानों में, इसे मुद्रा भी बोला जाता है, कान में पहना जाता है। तुंगेल भी कान में पहना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहना जाना वाला आभूषण है ये तुंगेल। और फिर गोरख, गोरख जो है ये पुरुषों के द्वारा
कान में पहना जाता है। तो इसमें से एकमात्र ये है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, बाकी तो महिलाओं के आभूषण है। फिर कर्णफूल है, चांदी के आकार का होता है, ठीक है, चांदे के आकार का होता है एक प्रकार का ये, ठीक है, चांदे के आकार का। और ये आभूषण कान में पहना जाता है। फिर मुनार, तिब्बती लोगों के द्वारा कान में पहना जाता है ये। और कान में पहने जाने और भी आभूषण है, जैसे बाली, कुंडल, झुकझुकी, झुमके, ये सारे के सारे। तो कान में पहनने वाले मुरखली, तुंगियल, गोरख, कर्णफूल, मुनार, कुंडल, झुकझुकी और झुमके। इसके अलावा जो है नाक में पहने जाने वाले आभूषण, नाक में नथ या नथुली, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में नाक में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है, इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और इसी नथुली को बेसर भी कहा जाता है, बेसर। फिर अगला आता है बुलाक। ये बुलाक जो है यू आकार की होता है, ठीक है, यू आकार की तरह बना होता है ऐसे, ठीक है, बुलाक। और इसके बाद फूली जो नाक में पहनी जाती है, इसे कील भी कहा जाता है, कुंवारी लड़कियां इसे पहनती है। और अगला है बिड़, ये नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, जिसे जोहारी लोग पहनते हैं। जोहारी लोग कौन सा पहनते हैं? बिड़। इसके बाद हम देखते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण। तो गले में पहने जाने वाले आभूषण है गुलबंद। इसे गले में पहना जाता है, ये लॉकेट की तरह होता है, इसे रामनवमी में भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है गुलबंद। फिर लॉकेट ये गले में पहना जाता है। और चरियों, चरियों है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चरियों गले में पहना जाता है। और विवाहित महिलाएं पहनती है केवल इसे, जिनकी शादी हो रखी होती है वही पहनती है। फिर इसके बाद है हमेल। हमेल क्या है? पहनी जाने वाली सिक्कों की माला है, जिसे चमन माला भी कहा जाता है। और अगला है कंठी माला, ये जो है मछली का आकार का होता है, कंठी माला। फिर जुपिया है, अगली जोहर जाति के लोग इसे पहनते हैं। सुतुआ, चांदी से बने हुए रिंग है। और इसके अलावा और भी है, जैसे चंद्रोली, दुबड़ा, ताबीज, हंसुला, हंसुली, ठीक है, ये भी है कैसे गले में पहने जाने वाले। तो गले में पहने जाने वाले कौन कौन से? गुलबंद है, ठीक है, चरियो है, हमेल है, कंठी माला है, जुपिया है और हंसुला या हंसुली। इसके अलावा अन्य जो हाथों में पहने जाते हैं, हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हम देखते हैं, इसे बोला जाता है धागुली। ये हाथ में पहने जाने आता है, इसे मैदानी क्षेत्रों में इसे खंडुए भी बोले जाते हैं, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है धाकुली को। और अगला है पोंची। पोंची हाथों की कलाई में पहना जाता है। और अंगूठी हाथों की जो उंगलियों में पहना जाता है। ठमाक कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाता है। और इसके बाद है गोखले, जो हमने देखा था अभी, ठीक है, बाजूबंद, बाजूबंद भी कहा जाता है, इसे हाथों में पहना जाता है ये। इसके बाद है ना। और यहाँ पे हम हाथ में पहने जाने वाले जैसे हिरोदा, पोली, मुंदरी, ये सारे के सारे आभूषण कैसे? हाथों में। तो हमने अभी देखा था पोंछी, क्या हमने ऊपर गलत तो नहीं देखा था दोस्तों? एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं, वो पोंछी है, ठीक है, ठीक है, ये हाथों में पहना जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था ना, मैंने पैर बोला था शायद ऊपर। तो यहाँ पे जो पोंछी है, पोंछी, ठीक है, हाथ की कलाई पर पहना जाता है। और अब है पैरों पे, वो पोंटा था दोस्तों, पोंटा, ठीक है, पोंटा था वो। जो पैरों में पहना जाता है, वो पोंछी हाथों में ही पहना जाता है। और पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है, पहला है खंडुआ, पैरों में पहना जाता है, इसे सुदमान भी बोला जाता है। फिर है बिछुआ, पैरों की उंगली में पहना जाता है। इमरती यानी पैरों में पायल के आभूषण के साथ पहनते हैं। और झांवर, झांवर है पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, इसे झिमरा भी बोला जाता है, ठीक है। अगला है पोंटा। तो ये सारे के सारे पैरों में पहने जाते हैं। लच्छा, पुलिया, ये सारे के सारे। इसे एक बार रिवाइज करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे लिखे लिखे हैं, ठीक है। जैसे गोरख हमने देखा पुरुष के द्वारा कान में पहना जाता है, ठीक है। इसके बाद है नथ। नथ भी नाक में पहनी जाती है। फुली नाक में पहनी जाती है। बुलांग नाक नाक में पहनी जाती है। कुंडल, मुरखली, मुरखली कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाएगी, ठीक है। और कुंडल कहाँ पहना जाएगा? कान में पहना जाएगा। तुंगियल यहाँ पर बुजनी, कान में पहना जाएगा। गुलबंद गले में, तिलहरी गले में, चरवे चरियो गले में पहना जाएगा। हंसुला ये भी सोने का बना होता है और इसे गले में पहना जाता है, ठीक है। और इसके बाद है चंद्रहार, ये लॉकेट है, ये भी गले में पहना जाता है। कमर जोड़ी कमर में, तगड़ी कमर में। पोंछी ये कलाई जो है चांदी का बना होता है, ये इसे कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। स्यूण सांगल, स्यूण सांगल जो है कंधे में पहना जाता है। और घूंटी या ठुआक इसे हाथ में पहना जाता है। धगुला या खंडुए इसे हाथ में पहना जाता है। पोंटा पैर में पहना जाता है। और पलिया बिछुए पैर की उंगली में पहना जाता है इसे, ठीक है। झांवर या फिर जो झिमरा है, इसे पैर में पहना जाता है। पाजेब, पैजवी या जेवर ये भी पैर में। अमिती तार, ठीक है, या फिर खंडवा या सुदवन ये भी पैर में। इमरती
ये भी पैर में पहना जाता है। इसके बाद है घोंकले, ये भी बाजू में पहना जाता है। और शीश फूल, सुहाग, बिंदी, मांग टीका, ये सारा का सारा माथे में पहना जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आभूषण। आई होप आपको समझ आया होगा ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चित्रकला के बारे में और अन्य चीजों के बारे में। पहाड़ी चित्रकला के विकास में मुख्यतः कितनी शाखाएं आती हैं? ठीक है, तो इसमें आती है तीन। एक तो आती है बसोहली, एक आती है कांगड़ा, एक आती है गढ़वाल शैली। और हम देखते हैं कि 16वीं से 19वीं सदी तक जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के यानी उत्तराखंड तक यानी गढ़वाल तक जो चित्रकला का प्रचलन रहा, उसे ही क्या बोला गया था? पहाड़ी चित्र शैली बोला गया था। और जो गढ़वाल चित्र शैली है ना, उत्तराखंड में जो प्रचलित हुई थी, वो क्या है? पहाड़ी चित्रशैला की एक धारा है, एक प्रकार से। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी शाह के समय जब सुलेमान शिको गढ़वाल आए थे 1658 के आसपास, उनके साथ साथ शाहजहां के दरबारी जो चित्रकार थे कुंवर श्याम शाह और उनका पुत्र हरदास, ये भी श्रीनगर पहुंचे थे। और इसके बाद ही इनके और वंश से आगे हरदास का पुत्र हीरालाल, और हीरालाल के पुत्र थे मंगतराम, और मंगतराम के पुत्र कौन थे? मोलाराम, जो कि गढ़वाल चित्र शैली के महान चित्रकार हुए, मोलाराम जी। अब बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा मोलाराम जी का जो समय था, समय पीरियड है, वो 1743 से लेकर 1833 ईस्वी तक माना गया। और मोलाराम को प्रसिद्धि दिलाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, तो ये फैक्ट तो हमें ध्यान रखना ही है। कब से कब? 1643 से लेकर 1833, 1743 से लेकर 1833 तक। और प्रसिद्धि सबसे ज्यादा जो है मुकुंदी लाल जी के द्वारा इनको दिलाई गई थी। और मोलाराम जी ने अपने समय काल में 5 शासकों को देखा था, यानी 5 शासकों का संरक्षण मिला था, जो कि कला प्रेमी थे एक तरीके से। कौन कौन थे? प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। तो ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसको 5 शासकों का समर्थन मिला, संरक्षण मिला? तो वो थे मोलाराम जी। गढ़वाल शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि कांगड़ा यानी जो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित थी, तो यहाँ से मिलता जुलता जो प्रभाव यहाँ से दिखाई देता है गढ़वाल शैली के ऊपर भी। और गढ़वाल शैली के चित्रों की खोज करी गई थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। अब हम देखते हैं कि मोलाराम जी का जो प्रारंभिक अवस्था का जो चित्र था, वो कौन सा था? मोर प्रिय चित्र था। और जिसमें ये पक्षियों का अंकन करते हैं। ठीक है, पक्षियों के बारे में यहाँ पे इसके बारे में अंकन करते हैं पक्षियों का। तो अगर पूछा जाएगा प्रारंभिक अवस्था का जो चित्र था वो मोर प्रिय था, और इसमें पक्षियों का अंकन करा गया है। गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रपात अगर कहा जाए तो हीरालाल जी आंसर आएगा, जो कि इनके ही वंशज थे, मोलाराम जी के। ठीक है, गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रपात कौन में? हीरालाल। अब मोलाराम के बाद गढ़वाल शैली के उनके वंशज में ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम थे। ये सारे के सारे जो चित्रकार भी हुए आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चंद्रमुखी का चित्र बनाया था, ठीक है, मौलाराम जी के द्वारा, इसमें इन्होंने जो है कविता भी लिखी है, इसमें चंद्रमुखी के चित्र पर। और हिंडोला मस्तानी का चित्र भी मौलाराम जी के द्वारा बनाया गया। भाग व घुड़र का चित्र भी मौलाराम जी के द्वारा। और एक फेमस है दंपति का, जिसमें प्रद्युमन शाह और उनकी जो रानी थी, उनका चित्रांकन किया गया था। किस चित्र में? दंपति के चित्र में। और फिर आगे चेतु व मानकू जो प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं, ये चेतु के द्वारा एक 13 चित्रों की जो रुक्मणी हरण हरण माला जो है, ये इसका चित्रांकन चेतु के द्वारा करा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है कृष्ण लीलाओं पे अत्यधिक जो इन्होंने ख्याति प्राप्त करी थी। ठीक है, और अपने द्वारा बनाए हुए चित्रों पे ये इसके पृष्ठ भाग पे हस्ताक्षर भी करते थे। कौन? चेतु। फिर मणिराम बैरागी भी चेतु के इस समय का चित्रकार थे। आंख मिचोली एक रंगीन चित्र बनाया था, किसने? माणकू के द्वारा। आंख मिचोली चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? माणकू के द्वारा। और माणकू ने ही जयदो द्वारा जो रचित गीत गोविंद है, इसका चित्रण कराया था। कब? 1830 में। और माणकू देवलगढ़ यानी पौड़ी के समीप जो रामपुर मंडी है, देवलगढ़ पौड़ी के समीप, ये वहाँ के निवासी थे। और चेतु और माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। तो ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? सुदर्शन शाह के दरबार में। अब चित्रकला संबंधी अन्य जो पुस्तकें हैं, जैसे मुकुंदी लाल जी के द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारी की सारी पुस्तक किसकी है? मुकुंदी लाल जी के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग।
अब पहाड़ी चित्रकला, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरीलाल बैद जी। पहाड़ी चित्रकला के राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किया था कुमार स्वामी ने। ठीक है, कौन सी? राजपूत पेंटिंग। और फिर पहाड़ी घसियारे नामक जो चित्र बनाया था वो रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक, इसके लेखक कौन है? यशवंत सिंह कटोच। किसके? गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? यशवंत सिंह कटोच जी है। और अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा भी लिखी गई है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स दो पुस्तक होगी, एक तो मुकुंदलाल जी के द्वारा और एक डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा लिखी गई है। अब उत्तराखंड में लोक चित्रकला के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऐंपण के बारे में। ऐंपण या छिपण, ऐंपण किसे बोला जाता है? ये एक प्रकार की लीपने या सजावट करने की क्या है? विधि है एक प्रकार। मांगलिक और धार्मिक कार्यों में घरों के आंगन और दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्रों को ही ऐंपण कहा जाता है। यानी कोई शुभ अवसर है, धार्मिक अवसर है, उसमें जो है आंगन और दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्र ही ऐंपण कहलाते हैं। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे चौक पूरना, रंगोली, अल्पना नामों से भी जाना जाता है। और ऐंपण की जो शुरुआत है वो चंद काल से मानी जाती है। ठीक है। और इसके शुरुआती विशेषज्ञ विश्वम्बर नाथ जो है साहसका थे। ठीक है। और इस कला में बौद्ध व हिंदू तकनीकें समाहित है। और ऐंपण गल्लौ कुमाऊं नाम से जाना जाता है मीनाक्षी खाती को। ठीक है, ये जो इसमें प्रसिद्धि है इनको, मीनाक्षी खाती को। इसके बाद एक आता है ज्योति मातृका चित्र। इसमें क्या होता है कि देवी देवताओं के चित्रण किया जाता है, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। और अन्य मांगलिक अवसरों पर जैसे दीपावली, दशहरा, नवरात्रि और भी कोई शुभ अवसर हो तो उसे ही, यानी देवी देवताओं के जो चित्रण करा जाएगा वो उसे बोला जाएगा ज्योति मातृका चित्र। फिर आता है प्रकीर्णन चित्र। ये उंगलियों और ब्रश से दरवाजों और चौराहे पर कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। तो प्रकीर्ण चित्र उंगलियों, ब्रश से दरवाजे और चौराहे पर या कागज पर भी बना सकते हैं रंगीन चित्र, उसे ही बोला जाता है प्रकीर्ण चित्र। फिर नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी पो चित्र। लक्ष्मी पो चित्र दीपावली के अवसर पर घरों के मुख्य दरवाजों पर जो माँ लक्ष्मी है उनके जो है पद चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है, आया आपको समझ? यानी लक्ष्मी पो चित्र है कि दीपावली के अवसर पर जो घरों के मुख्य दरवाजे पर जो पद चिन्ह बनाए जाते हैं लक्ष्मी माता के, उसे ही लक्ष्मी को चित्र कहा जाता है। अगला है थापा चित्र, यानी चावल को पीस कर रंगों का प्रयोग करके जो मांगलिक अवसर पर बनाए गए चित्र है उसे ही थापा चित्र बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें चावल को पीस कर इसका प्रयोग करा जाता है, आटे का, यानी चावल को पीस कर जो उसका आटा बन गया एक तरीके से, वो उसका प्रयोग इसमें थापे चित्र में करा जाएगा। और अगला है नत या टुपुक चित्र। ये गेरू या बिस्वार, यानी ये भी चावल के आटे का ही घोल होता है एक प्रकार से, गेरू या बिस्वार का प्रयोग करके रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए चित्र है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए चित्र क्या कहलाता है? तो नत या फिर टुपुक चित्र का कहलाते हैं। ठीक है। फिर जो आरती की थाली हमारी, उसमें जो एक प्रकार से चित्रांकन करा जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा शैली। ठीक है, शैली। और शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए, यानी बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को स्यों कहा जाता है। और मंडप पर बने चित्र को खोड़िया कहा जाता है, खोड़िया। यानी बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए तो स्यो चित्र है, और मंडप पर बने हुए चित्र जो होते हैं वो खोड़िया कहलाते हैं। और प्रवेश द्वार पे जो प्रवेश द्वार होते हैं उस पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को मुआली कहा जाता है, मुआली। ठीक है। और शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं के या फिर फूल, यानी जो टैटू होते हैं बनाए जाते हैं उसे गोदना या फिर गाजे बोला जाता है। ठीक है, देवी देवताओं के चित्र बनते थे ना एक प्रकार से, जो आज के टैटू बोलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मूर्ति शिल्पकला। ठीक है, मूर्ति शिल्पकला। अब देखते हैं मिट्टी से निर्मित जो देवी देवताओं के चित्र है, रंगीन मूर्तियां, उनको क्या कहा जाता है? उनको डिकारी या फिर डिकरा कहा जाता है। यानी अगर मिट्टी से बनाई गई जो देवी देवताओं के रंगीन मूर्तियां हैं उसे क्या बोला जाएगा? डिकार या फिर डिकरे। और हम देखते हैं कि लाखा मंडल से मोर की पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। कहाँ से? लाखा मंडल पर। जागेश्वर के नटराज मंदिर में देखते हैं कि नृत्य करते शिव जी की मूर्ति है। जागेश्वर मंदिर के नटराज मंदिर में नृत्य करते हुए शिव जी की मूर्ति पाई जाती है, जबकि मोर पर बैठे गणेश जी की मूर्ति लाखा मंडल से। और
नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ चमोली से है और ये धनुषकार मुद्रा में यानी 8 भुजाओं से युक्त है एक प्रकार से। अभी हमने देखा कि गणेश जी मोर पर बैठे हुए कहाँ, लाखा मंडल पे, और नृत्य करते हुए गणेश जी जोशीमठ चमोली में है। और भगवान शिव की जो संहारक मूर्ति है, ठीक है, एक प्रकार से उनका जो संहारक मूर्ति है वो लाखा मंडल से मिलती है हमें, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और मयूरासन कार्तिकेय की मूर्ति जोशीमठ से हमें प्राप्त होती है। और द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर में ब्रह्मदेव की मूर्ति भी हमें मिलती है, द्वाराहाट के रत्नदेव में। फिर अगला जो हम देखते हैं, भगवान जो वामन है, यानी विष्णु के जो पांचवें अवतार माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा में काशीपुर उधम सिंह नगर से देखने को मिलती है। फिर हम अगला देखते हैं कि जो हिमालय संग्रहालय यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत दाड़िम खोला अल्मोड़ा में, वहां से कत्यूरी कालीन जो है शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति मिली है। तो नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली है? दाड़िम खोला अल्मोड़ा से, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य की शिल्पकला के बारे में अगर हम देखें, और तो राज्य के अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लोग हैं, यानी जो कुटीर उद्योग बोलते हैं, जिन्हें हम हस्तशिल्प हाथों से बनाए जाते हैं, जैसे रिंगाल या मुष्टा, जिसे कंडी जैसे उद्योग इससे बनाए जाते हैं, रिंगाल या मुष्टा से, जैसे कंडी वगैरह। डाली या टोकरी हस्तशिल्प भी रिंगाल का प्रयोग करके ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे, टोकरी से क्या, टोकरी किससे बनाई जाती है? रिंगाल, ठीक है, बांस या किससे बनाई जाती है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टोकरी, सूप, कंडी, छापड़ी, ये बांस का प्रयोग भी करा जाता है इसमें, ठीक है। अब जो धारचूला और मुंशियारी, ये क्यों ज्यादा प्रसिद्ध है? ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो हमें सबको पता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अल्मोड़ा का जो टमटा समुदाय है वो धातु शिल्प कला के लिए निपुण माना जाता है, एक प्रकार से वहां पर प्रसिद्ध है, ठीक है, टमटा समुदाय। और चमड़े के कार्य करने के लिए वालों को क्या बोला जाता है? जो चमड़े का कार्य करते हैं उनको बाढ़ई या फिर शार्की कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लोहाघाट चंपावत चर्म कार्य के लिए जाना जाता है। और राज्य में भीमल की लकड़ी है, इसको जो पानी में रखा जाता है कुछ समय के लिए, और फिर उसका जो छाल होती है उसको अलग से निकाला जाता है, और इससे बनाई जाती है रस्सियाँ, ठीक है। और रस्सियाँ और भी अनेक कार्यों के लिए करा जाता है, तो भीमल की लकड़ियों से रस्सियाँ बनाया जाता है, इसका जो रेशा होता है बाहर का, उससे रस्सियाँ बनाई जाती है। और जो इसकी भीमल की लकड़ी है वो आग जलाने के लिए काम आती है अंदर की, ठीक है। फिर उत्तराखंड राज्य के लोकगीत, ठीक है, लोकगीत के बारे में हम अगर हम देखें तो लोकगीत है, और संगीत का मुख्य स्रोत सामवेद को माना जाता है हमारे उसमें, ठीक है। सामवेद से ही हम मानते हैं कि जो संगीत का जो है, संगीत का जनक एक प्रकार से सामवेद है, ठीक है। और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है एक प्रकार से, ठीक है। इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि कुलाचार गीत, कुलाचार गीत क्या हुआ है, यानी इसको ही बिरदावली गीत भी कहा जाता है। और ये ओजी जनजाति के द्वारा, ओजी जाति के द्वारा अपने जो जजमान होते हैं या यजमान होते हैं, उनके घर में, उनके यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर जो गाया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? कुलाचार गीत कहा जाता है, ठीक है। और ये गाया क्यों जाएगा? उनकी मतलब यश गुणगान करते हैं उसमें, वो यही करते हैं, ठीक है, उस प्रकार से गाया जाता है। तो ओजी जनजाति के द्वारा अपने जो यजमान होते हैं उनके घर पे, उनके यहाँ मांगलिक अवसर पर गाया जाता है कुलाचार या फिर बिरुदावली गीत। अगला है पटगीत। पटगीत में उपदेश की झलक दिखाई देती है, और एक प्रकार से क्या है? उपदेशात्मक गीत है, ठीक है, पटगीत। फिर अगला आता है चूरा गीत। चूरा गीत है, इसमें जो है वृद्ध भेड़ जो चरवाए होते हैं, तो आने वाले जो उनके युवा चरवाए होते हैं, ठीक है, जैसे वृद्ध है तो बुजुर्ग तो कब तक ही मतलब भेड़ चुगाएंगे एक प्रकार से। तो जो नए युवा आते हैं तो उनको ये सिखाते हैं, सीख देते हैं, इसे ही क्या बोला जाता है? चूरा गीत बोला जाता है। तो गीत के माध्यम से सारा का सारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, और इसे ही छुड़ा गीत भी कहा जाता है। अगला है हुड़की बोल गीत। ये कुमाऊं में जो कृषि संबंधी गीत है, हुड़की बोल गीत। और ये खरीफ की फसल जैसे रोपाई वगैरह होती है, उसमें उस टाइम पे जो ये हुड़की बोली गीत गाए जाते हैं, ठीक है, ये चीजें उस टाइम पे करी जाती है। अगला है भाटा सांटा, ठीक है, भाटा साटा। और ये एक प्रकार का कैसा है? मनोरंजन आत्मक गीत है, ठीक है। अगला देखते हैं बाजूबंद। ये जो है नृत्य गीत है, और प्रणय संवाद गीत है ये, ठीक है। इसे ही दूड़ा नृत्य गीत भी बोला जाता है। रमाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है, और ये जंगलों में, बांध में, बुरांश में आदि पेड़ के नीचे बैठकर गाया जाता है। कौन सा? बाजूबंद गीत। फिर गढ़वाल में सदई गीत का विषय वस्तु भाई बहन का प्रेम है, ठीक है। अगर सदई गीत पूछा जाएगा तो भाई बहन का प्रेम है। और गुगुती बांसुरी क्या खांदी,
ठीक है, एक प्रकार से गीत की वो है ये, ठीक है। गीत एक प्रकार का बाल गीत है जिसमें बच्चों को घुटनों पर बैठाकर प्रश्नोत्तरी गीत बोला जाता है, ठीक है, ये वाला। अटकन बटकन एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत है, ठीक है। अगर अटकन बटकन बोला जाएगा, ठीक है, और बांटा सांटा ये मनोरंजनात्मकता, और अटकन बटकन कैसा था, लघु खेल बाल गीत। फिर इसमें आता है अगला जंगू, ठीक है। जंगू ये उत्तराखंड के जो जनजातीय क्षेत्र है जौनसार बाबर, इसमें स्त्री और पुरुष के द्वारा संवाद शैली में आपस में जो है एक प्रकार से वार्ता सीख मतलब वार्ता करी जाती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है जंगू। फिर इसके बाद है प्रेम या प्रणय गीत, जैसे झुमोलो गीत है हमारा, झुमेलो। ये गढ़वाल का एक क्या है, प्रणय संगीत है। और ये नारी हृदय की वेदना को और सौंदर्य को इसमें वर्णन करा जाता है, इसमें किसमें, झुमेलो गीत में। अब झुमेलो गीत के प्रत्येक पाद के अंत में झुमेलो कहा जाता है, ठीक है। झुमेलो कहा जाता है, जैसे इसकी जो कड़ी समाप्त होती है तो उसमें झुमेलो झुमेलो कहा जाता है। और ये जो है गीत बसंत पंचमी से लेकर विश्व संक्रांति तक गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है चौफला गीत, चौफला। स्त्री एवं पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है, ये प्रेम मिलन का गीत है। इसे रति, हास, अनुनय, ये सारे भाव इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, चौफला में। स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप में गाते हैं। इसके बाद लामड़ और छपेली के जो गीत है, ठीक है, ये भी प्रेम प्रेम प्रणय गीत है, ठीक है, लामड़ और छपेली। इसके बाद है छोपती गीत। छोपती है संयोग प्रदान गीत है, ठीक है, गढ़वाल के रमैया जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। इसके बाद है ठुलकेल गीत, ठीक है, ठुलकेल गीत। ये कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा जो है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। और इसके जो गीत के मुख्य गायक को बखैनिया कहा जाता है। और ठुलकेल गीत में रामायण, ठीक है, गीत रामायण की कथा पर आधारित होते हैं, कौन से, ठुलकेल गीत। ऋतु गीत या फिर विरह गीत। अब हम देखेंगे ऋतु गीत या फिर विरह गीत। जैसे बसंती गीत है, चौमास गीत है, ठीक है। अब बसंती गीत है तो गढ़वाल में जो बसंत आगमन पर किशोर किशोरियों के द्वारा फ्यूली के जो फूल होते हैं उसको इकट्ठा करा जाता है। और फिर सुबह, ठीक है, सुबह एकत्रित होकर घरों की देहली पर जाके ये डालते हैं और इसे ये गीत गाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, बसंती या बसंती गीत। चौमास गीत है, अब वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक गीत है। इस गीत में विरह भावना दिखाई देती है, तो इसे ही चौमास गीत कहा जाता है। बारहमासा गीत है, एक प्रकार का ऋतु गीत है, ठीक है, गढ़वाल में गाया जाता है। लाली गीत है, एक प्रकार का ऋतु या विरह गीत है। होरी गीत है, ये भी बसंत के ही होली के दिन गाया जाता है, होरी या होली। खुदेड़ गीत है, ससुराल में लड़की के मायके की याद में गाए जाने वाला गीत है, खुदेड़ गीत। फिर आता है सैना गीत, सैना ये जौनसार में दीपावली के अवसर पर जो लड़कियां मायके से आती है और मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियां से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, तो उस पे ये जो गीत गाया जाता है ये, ठीक है, सहेलों, इसे ही सैना गीत बोला जाता है। फिर न्योली गीत है, ठीक है। न्योली क्या है कि ये उत्तराखंड की लोक गीतों की विधाओं के ऊपर बनाया गया है। ये जो पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण है ना एक प्रकार से, तो एकांत भाव को दिखाता है ये तो ये विरह गीत है, एकांतिक विरह गीत है। और ठीक है, इसे एकांकी भी बोला जाता है। और फिर आता है नृत्य गीत, नृत्य गीत, ठीक है, नृत्य गीत जिसमें नाचते हैं और गीत भी गाते हैं। जैसे चांचरी, इसे मौनी या फिर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में ये गाया जाता है, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल के। इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है, कौन सा, चांचरी। फिर है झोड़ा गीत, कुमाऊं में माघ के महीने में गाए जाने वाला गीत है, ठीक है, ये वाला। झोड़ा नृत्य जो है कुमाऊं में माघ के महीने में गाए जाने वाला नृत्य गीत है, ठीक है। अगला है थड़िया गीत। थड़िया गीत जो है सामूहिक नृत्य प्रधान गीत को विलंबित और मध्य लय में गाया जाता है। और इस गीत में लोक गायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती है, ठीक है, थड़िया गीत के रूप में सामूहिक रूप में गाया जाता है और इसमें लोक गाथाएं जो है गाई जाती है। अगला है बैर गीत। बैर गीत जो है कुमाऊं क्षेत्र में जो है तर्क प्रधान और वाद विवाद नृत्य गीत है, ठीक है, कुमाऊं में गाया जाता है और तर्क प्रधान गीत है एक प्रकार का। छपेली गीत कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत है, ठीक है, छपेली, ये ध्यान रखना है, छपेली गीत। अगली गीत है संस्कार गीत। तो हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार माने जाते हैं, जन्म, विवाह, मृत्यु, मतलब ये प्रमुख संस्कार है, ठीक है।
तो कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या बोला जाता है? शकुनाकर और न्यूतड़ों कहते हैं। ठीक है, ये जो है कुमाऊं में संस्कार गीतों को कहा जाता है। और गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल गीत कहा जाता है, इसे शगुन गीत भी कहा जाता है। और जोहार और भूटिया के लोग संस्कार गीतों को सौगुना, ठीक है, सौगुना मतलब कहते हैं। और राज्य में जो पौराणिक लोक गाथाओं हैं उनको क्या बोला जाता है? जागर बोला जाता है। जो राज्य में पौराणिक लोक गाथाएं हैं उन्हें जागर बोला जाता है। ठीक है। और देवी देवताओं के हाहन जो आह्वान करने के लिए जो है गीत गाया जाता है, जैसे बीजी जावा खोली का गणेशा, ये सारे जो गीत है ना, ये देवताओं के लिए आह्वान करने के लिए गीत गाए जाते हैं। और प्रमुख लोक गाथाएं, जैसे हम लोक गाथाएं पढ़ते हैं, इसमें राजूला मालूशाही और जीतू बगरवाल की। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल जो है मैं इनके जो है प्रसिद्ध पवाड़े और लौकिक जो लौकिक लोक गाथाएं इनकी प्रसिद्ध है। ठीक है, राजूला और मालूशाही की। और जागर गीत क्या होते हैं? जागर गीत जो पौराणिक व्यक्ति देवी देवताओं की लोक गाथाएं हैं, जिनमें प्रमुख पांडव, गंगनाथ, ठीक है, और भैरवनाथ जागर आदि है, मतलब इनके। तो जागर गीत इनके ऊपर गाए जाते हैं। और कुमाऊं में चंद शासक त्रिमल चंद और भारती चंद के पवाने बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके? त्रिमल चंद और भारती चंद के। और कुमाऊं के जो राजूला मालूशाही है, इनके प्रणय लोक गाथा जो बहुत प्रसिद्ध है, राजूला और मालूशाही की। और गढ़वाल में रामी बोरानी की लोक गाथा प्रसिद्ध है। और वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में भड़ो या फिर कटकू कहा जाता है। ठीक है, जो जीवनी होती है ना वीरों की, उनको गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। भगनोल गीत या न्योली गीत। भगनोल क्या है, न्योली क्या है, ये हम देखते हैं कि न्योली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है और ये अनुभूति प्रदान गीत होता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। और भगनोल गीत जो है मेलों में हुड़के और नगाड़े की धुन पे नृत्य के साथ गाया जाता है। और गढ़वाल में कफुआ गीत सोमेश्वर देवता की स्तुति में गाते हैं। ठीक है। और जागर नृत्य गीत जिस व्यक्ति पर हाउ देवता की आत्मा अवतरित होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? डंगरिया बोलते हैं, डंगरिया। जिसपे देवता आता है ना एक तरीके से, उसे डंगरिया बोला जाता है। और उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य, अब हम देखते हैं जो लोक नृत्य है उनके बारे में। लोक नृत्य जो है लोक कलाओं में सबसे प्राचीन माने जाते हैं और भगवान शिव को नृत्य का देवता कहा जाता है। और भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है, यानी ये रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। जो तांडव जो नृत्य है, ये रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। और पार्वती का जो पार्वती जी जो है, पार्वती माता का लास्य नृत्य जो है कोमल रूप को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अभिव्यक्त करता है। थड़ी नृत्य जो गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित महिलाओं द्वारा पहली बार जब मायके आती है तब ये किया जाता है। और ये लास्य शैली का नृत्य गीत है। ठीक है, थड़िया नृत्य। तो कब? बसंत पंचमी में विवाहित, ठीक है, विवाहित जो लड़कियां हैं उनके बाद जब पहली बार मायके आती है तब किया जाता है ये। फिर है हारून नृत्य। जौनसार क्षेत्र में रमतुला वाद्य यंत्र, यानी जो रमतुला वाद्य यंत्र है जिसे रणसिंगा भी बोला जाता है। ठीक है, रणसिंगा। तो हारून नृत्य की विषय वस्तु पर, जो पांडवों के जीवन पर आधारित होती है, हारून नृत्य की विषय वस्तु वही है। ठीक है, तो उस समय जो है उसको क्या बोला जाता है? हारून बोला जाता है। बुढ़ियाद नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है ये। ठीक है, बुढ़ियाद नृत्य। फिर है तंगवीर नृत्य, ठीक है, या फिर लंगवीर नृत्य बोला जाता है इसे, लंगवीर नृत्य। पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर जैसे एक नट नृत्य भी कहा जाता है। और ये पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है। और ये टिहरी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। झुमेलो नृत्य, ठीक है, झुमेलो नृत्य क्या है? नवविवाहित कन्या द्वारा किया जाता है। और बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में, बैर नृत्य कुमाऊं जो है गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में गाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। अगला है भगनोल नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाता है। इसमें हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र जो है होते हैं। इसके बाद है पांडव नृत्य। यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित होता है, जिसमें जो है पांडव अपनी जो आपसी संवाद है, ठीक है, उसका वो करते हैं, आपसी संवाद का। और ठीक है, और बस यही है पांडव नृत्य। रणभूत नृत्य आता है, वीरों की याद में किए जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, और देवताओं को इसे मतलब देवताओं का जैसा सम्मान दिया जाता है इनको, वीरों को। तो इसी को ये रणभूत नृत्य बोले। सिपहिया नृत्य है, देश प्रेम की भावना है।
इसके बाद गुज्जर नृत्य आता है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। और जिसके बाद है रासों। रासों लोक नृत्य उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र में है। दीपक नृत्य जौनसार में है, ठीक है, सिर पर लोटा रखकर रुमाल जो है जीभ से उठाते हैं वो किया जाता है दीपक नृत्य। लासी नृत्य जो है भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सोष्ठी नृत्य घोरकाली जो लोग हैं दशहरे के अवसर पर करते हैं ये। और फिर हंदिया नृत्य जौनसार में जो दियाई यानी बूढ़ी दिवाली आती है जो उसमें किया जाता है, कौन सा, हंदिया नृत्य। चंफूली है, ठीक है, ये शोका जनजाति द्वारा करा जाता है। और ठीक है, इसके बाद है खेल। ये पिथौरागढ़ का एक लोक नृत्य है जिसका आयोजन महिलाओं द्वारा भाद्रपद की मास सातों आठों के उस टाइम में करा जाता है, गौरा महोत्सव के टाइम पे, ठीक है, खेल नृत्य ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है तांदी नृत्य। उत्तरकाशी और जौनपुर क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद धार्मिक नृत्य आता है हमारे जो नागराज देवता है उनका नृत्य आता है, इसे ढोर थाली का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और निरंकारी नृत्य होता है, इसमें भगवान शिव की पूजा होती है और पहिया वृक्ष की पूजा होती है, वृक्ष होता है। और नरसिंह नृत्य है गोरखनाथ, इसमें गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है इसमें, ठीक है। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला आता है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। एक श्रृंगारिक नृत्य है, बसंत पंचमी की चांदनी रात में किया जाता है चांचरी, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में जो चांचरी नृत्य को क्या बोला जाता है, झोड़ा बोला जाता है। और झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाता है, होली के बाद किया जाता है ये झोड़ा नृत्य। अगला नृत्य है मनार नृत्य। मनार नृत्य जो टिहरी क्षेत्र और उत्तरकाशी क्षेत्र में करा जाता है, इसे केदार नृत्य भी बोला जाता है। इसमें मुख्य इसकी जो मुख्य विशेषता वो है एकाग्रता, ठीक है, इसमें एकाग्रता चाहिए होती है। और इस नृत्य की चार तालें होती है, चार ताल, ठीक है, चार ताल में ये होता है। और मनार नृत्य का जो अंत चाली या फिर भोर से होता है, ये ताल का नाम है, चाली या भोर से होता है, ठीक है। अगला है चौफला नृत्य। चौफला गढ़वाल में जो किया जाता है ये, ठीक है, और ये श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है एक प्रकार का। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला और इस जो स्त्री नर्तक होती है उस उनको चौफलो कहा जाता है, ठीक है। और मान्यता है कि देवी पार्वती जी ने जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था। चौफला नृत्य जो है असम के बिहू, गुजरात के गरबा और मणिपुर के रास नृत्य के समान है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, असम के बिहू, गुजरात के गरबा और मणिपुर के रास नृत्य के समान कौन सा नृत्य है, चौफला नृत्य है। और चौफला नृत्य में हाथ की ताली, पैरों की थाप और झांझ की झनकार, पाजेब की ध्वनि जो मनमोहक लगती है, इस इसके मतलब इसमें किया जाता है ये, ठीक है। और इसमें खड़ा चौंपला, मयूर चौंपला, लालूड़ी चौंपला, इसकी क्या है, शैलियाँ है एक प्रकार से। इसमें सम संख्यात्मक नृत्य, ठीक है, मंडल का रूप में जो है अपने आगे पीछे सहभागियों के साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए ताली बजाते हुए द्रुत गति पथ संचार के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सम संख्या होती है इसमें। और अगले हम देखते हैं युद्ध नृत्य शैली। जो युद्ध नृत्य शैली है कौन कौन से, एक तो है सरो नृत्य, ये गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, युद्ध गीत है, ठीक है। और ये शादी ब्याह के अवसर पर भी किया जाता है। और नृत्य टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में करा जाता है, कौन सा, सरो नृत्य। अब सरो नृत्य के जो प्रथम चरण में ढोल ढोली, ठीक है, जोड़े में करतब दिखाते हैं जो ढोल है बजाते हैं। और दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नृतक तलवार की ढाल का स्वांग करता है एक प्रकार से, ठीक है, ये होता है सरु नृत्य में। अगला है पौना नृत्य। जो भोटिया जनजाति का पौना नृत्य भी कैसा है, युद्ध नृत्य शैली का है। और शादी विवाह या मांगलिक कार्य अवसर पर करा जाता है, ठीक है। तो सरु नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है, पौना नृत्य भी। अगला है छोले नृत्य। कुमाऊं का छोले नृत्य भी कैसा है, युद्ध नृत्य शैली का है। ये भी धार्मिक शादी और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। और किरजी कुंभ मेले के समय भी किया जाता है छोले नृत्य। और इसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है छोले में। और छोले नृत्य में क्या है, पांडव, नरसिंह, नागराज लीलाओं पर आधारित होता है, ठीक है। अब छोले नृत्य में भी क्या होता है कि इसकी मंडली जो होती है 8 व्यक्तियों की होती है लगभग। और 2 नृत्यकार कलाकार, 3 ढोल वादक, एक मशक बीन वादक, एक झांझ वादक, इसके अतिरिक्त जो है कलाकार की 2 संख्या होती है। तो इसकी जो नृतकों की संख्या है हमेशा कैसे होती है, सम में होती है, ठीक है। और युद्ध कौशल को प्रदर्शन करता है ये, तो ये छोले नृत्य इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान, जो कि उत्तराखंड में पहने जाने वाले हैं पारंपरिक। जैसे गढ़वाल क्षेत्र के हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें गढ़वाली पुरुषों के परिधान देखते हैं। जैसे गढ़वाली में जो गढ़वाल में जो पहने जाते हैं, धोता कुर्ती मोरी, जिसे बास्कट बोला जाता है, चूड़ीदार पायजामा होता है, मिर्जई, सफेद टोपी, पगड़ी, गुलबंद आदि। ठीक है। और गढ़वाल में स्त्रियों के परिधान है धोती, आंगड़ी, पिछोड़ी और घाटी। और बच्चों के जो परिधान है वो घाघरा, कोट, झगुली, चूड़ीदार पायजामा। ठीक है, ये जो संतरात है ये सारे पहने जाते हैं। और कुमाऊं में कुमाऊनी परिधान देखते हैं। कुमाऊं में जो पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं धोता कुर्ती और भोटो, ये बास्कट है, टोपी पैजामा, सुराव, कोट, कमीज और मिर्जे या टांग, जिसे साफा भी बोलते हैं। और कुमाऊनी में जो स्त्रियों के परिधान है वो जैसे घाघरा, जैसे लहंगा यानी पिछोड़ी, और आंगड़ा या फिर आंगड़ी। ठीक है, धोती या चोली। और बच्चों के परिधान है झगोली, संतरात और फिर झगूल जो कोट है। और उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख परंपरागत वस्त्र परिधान, इसमें हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। जैसे कंछोप या फिर कंटोप, ये बच्चों और महिलाओं द्वारा सिर ढकने का जो एक प्रकार से वस्त्र है। और ये सामान्य तो ऊन से बनाया जाता है। ठीक है, ये ठंड से जो है कान और सिर को बचाता है। क्या? कंटोप। फिर आता है कुर्त। ये एक तरीके कमीज का रूप है, ये कुर्त या कुर्ता। ठीक है, पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कुछ ढीला और लंबा होता है और इसे पजामे के साथ पहना जाता है। फिर आता है झुगोली। यह जो है छोटी बालिकाओं, जैसे 10 से 12 वर्ष की उम्र तक जो लगभग होती है, ठीक है, झुगोली उनकी परंपरागत पोशाक है। और मतलब पहनने में जो है सुविधाजनक होने के कारण जो इसे बच्चों को पहनाया जाता है। फिर चूड़ीदार पैजामे हैं। ये पुराने समय में कुछ व्यक्तियों के विशेष चूड़ीदार पैजामा भी पहनते थे, और जो आज भी जो है कमोवेश चलन में दिखाई देते हैं। ठीक है। और इसके बाद है पंखी, जो क्रीम रंग के ऊनी कपड़ों से बना है। इस वस्त्र को यात्रा के दौरान जो है जाड़ में शरीर को ढकने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है। और स्थानीय बुनकरों के द्वारा इसे जो है तैयार करा जाता है। फिर अगला है दोखा। ठीक है, दोखा। अब ये क्या है? ये गढ़वाल में जो शीत प्रधान हिमालय क्षेत्रों में उसके निवासियों द्वारा शीतकाल में और बरसात में पहने जाने वाला बकरे के बालों से निर्मित मोटा कपड़े का जो गाती की भांति शरीर वर्ग होता है। ठीक है, यानी ये बनाया जाता है किससे? बकरे के बालों से। ठीक है, बकरों के बाले से बनाया जाता है। ये मोटा होता है और इससे जो है मतलब गरम गरम रहता है। ठीक है, और इसे जो है बकरे की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट भी कहा जाता है इसे। किस है? दोखा को। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और धोती। धोती महिलाओं की यह परंपरागत पोशाक है और ये मार्किन और सूती कपड़ों से बनी हुई होती है। पहले गांव में पुरुष लोग इसे धोती, साधारण धोती कहते थे। ठीक है। और सामान्य तौर पर जो है जजमानी व्रती करने के लोग इसे पहनते हैं। ठीक है। और इसके बाद है फतुई, ये वाला। इसे जो है जाकट, बास्कट के नाम से भी जाना जाता है और ये आस्तीन व बंद गले का डिजाइन वाला है। ठीक है। और ये जो है कुर्ते और स्वेटर के ऊपर पहना जाता है। और गढ़वाल जो कुमाऊं क्षेत्र में इसे पुरुष, जबकि जौनसार में इसे रवाई इलाके में दोनों समान रूप से पहनते हैं। ठीक है, कुमाऊं में तो पुरुष पहनते हैं, लेकिन जौनसार में लड़का और लड़की यानी लेडीज एंड जेंट्स दोनों पहनते हैं। ठीक है। इसके बाद है आंगड़ी। ये आंगड़ी, ठीक है, महिलाओं द्वारा जो ब्लाउज की तरह पहने जाने वाला है ये। ठीक है, ऊपरी वस्त्र है, ये गर्म कपड़े का होता है। और रंग वाली पिछौड़ी, कुमाऊं में अंचल शादी ब्याह में ये पहना जाता है। ठीक है। और यज्ञोपवीत, नामकरण, अन्य जो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य है, तो धोती व साड़ी के ऊपर पहनती है। ठीक है, रंग वाली पिछौड़ी। फिर है भंगेला। दोस्तों ये दोखा और भंगेला अभी जो हमारी वीडियो पटवारी की एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था दोनों, तो ये लोग आप लोग ध्यान रखना। और भी ये भांग के रेशों से बनाया जाता है। ठीक है, ये मोटी चादर होती है एक तरीके की और भांग के रेशों से बनाई जाती है। तो उत्तराखंड की जो है मध्यकालीन जो निर्धन पर्वतीय जनता थी, उनका ये शरीर वस्त्र हुआ करता था एक प्रकार से। ठीक है। और ये घुटनों तक, कंधों तक, मतलब घुटनों से कंधों तक पूरा शरीर ढकते हैं इससे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? भंगेला बोला जाता है। फिर है पाखुला। ठीक है, और ये उच्च हिमालय क्षेत्र में पहनते हैं इसे। ठीक है, उत्तराखंड के। ये कंबल की तरह होता है और इसका एक विशेष तरीका होता है, खासतौर पर ये सर्दियों के दौरान पहाड़ की महिलाएं इसे पहनती है। ठीक है, पाखुला। फिर सुरियाव है। ये पैजामे ही, मतलब पैजामे का ही वो है, पर्याय एक। फिर एक है टांक, इससे सामान्यतः पगड़ी भी बोला जाता है। ठीक है।
तो ये तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान, ठीक है, जो हमने देख लिए। अब उत्तराखंड में जो झांकियाँ, उनको देखते हैं। जैसे 2003 में फूलदेई नंदा राजत यात्रा 2005 में थी, जो झांकियाँ आती गणतंत्र दिवस पे हमारी, ठीक है। कॉर्बेट कब थी? 7 में, ठीक है। फूलों की घाट की 6 में, नंदा थी 5 में। तो एक बार इसे सारी देख लेते हैं हम। जैसे फूलदेई 3 में, नंदा 5 में, 2005 में, और फूलों की घाटी 2006 में, कॉर्बेट नेशनल पार्क थी 2007 में, साहसिक पर्यटन 2009 में, कुंभ मेला 2010, जड़ी बूटी 2014 में, केदारनाथ 2015, रम्माण जो उत्सव है 2016 में, और ग्रामीण पर्यटन 2018 में, और गांधी जी की कोसानी यात्रा 2019 में, और केदारखंड जो मोनाल कसरी में ये सारा इसमें शामिल था 2021 में। और इसका उत्तराखंड में तीसरा स्थान रहा था 2021 में, ठीक है। हेमकुंड साहिब और डोबरा चांटी पुल और बद्रीनाथ धाम 2022 में था, और मानसखंड 2023 में था। और इसमें जो उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल किया था, मानसखंड 2023 में। और विकसित उत्तराखंड 2024 में, और सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेल 2025 में, इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड में प्रचलित जो वैवाहिक परंपराएं हैं, ठीक है, किस प्रकार से उत्तराखंड में विवाह होता है, और कुछ प्रचलित जो परंपराएं हैं उनको देखते हैं। जैसे एक है इसमें अंचल विवाह। अच्छा, इसका अर्थ होता है वैवाहिक अनुष्ठानों के अंतर्गत वर और वधु के कंधों पर डाले गए आंचलों यानी वस्त्र खंडों के कोनों को लेकर उनमें गांठ लगाकर फेरे फेरना, तो उसे ही अंचल विवाह बोला जाता है। एक होता है अट्टा सट्टा। ये क्या है? उत्तराखंड की वैवाहिक परंपरा का जो अंतिम रूप है, और कई क्षेत्रों में इसे सट्टा बट्टा भी बोला जाता है, या फिर गौर सांटो भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक विवाह की परंपरा है एक प्रकार से। यर जख्यू, ठीक है, यर ज्योखू, ये पिथौरागढ़ जनपद के पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र दारमा लोगों की एक जो वैवाहिक परंपरा है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है वधु मूल्य। तो इसमें शब्द आ सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अट्टा सट्टा, अंचल विवाह, ये सारे किससे संबंधित है? वैवाहिक परंपराओं से संबंधित है। जैसे ओडाल प्रथा है। ओडाल प्रथा क्या थी कि गढ़वाल क्षेत्र के जो जौनपुर और उत्तरकाशी क्षेत्र है या बोटांतिक, इसमें एक विवाह की प्रथा थी, ठीक है। इसमें क्या करते थे? लड़की को जो है उड़ाकर, उड़ाल का अर्थ होता है उड़ाकर, यानी एक प्रकार से पुरुष के द्वारा लड़की को क्या कर भगाकर शादी करी जाती थी, ठीक है। और लेकिन इसमें अक्सर क्या होता था, लड़की की ही सहमति थी तभी जाके शादी होती थी, इसे ओडाल प्रथा कहा जाता था। अगला है जूटो फिटो, ठीक है, जूटो पिटो। ये उत्तराखंड के वैवाहिक अनुष्ठानों के संदर्भ में किए जाने वाले एक लोकाचार है, ठीक है, जिसे फेरों के अनुष्ठान में संपन्न किया जाता था। ये संस्कार उसी से संबंधित है, झूठो पीटो संस्कार। टिक पिटिया संस्कार है, कन्या की सगाई और मंगनी की रस्म को पक्का किए जाने का संदर्भ है, ठीक है। तो इसे गुड़ की भेली रखना भी कहते हैं, ठीक है। मेली धरण है ना ये, किन्हीं क्षेत्रों में इसे मेली धरण भी बोलते हैं। और इसे जैसे गुड़ की भेली रखता है ना, तो यही संस्कार एक प्रकार से मंगनी को पक्का करना है, ठीक है। टिक पिटिया। फिर है डोला विवाह। यह जो है गढ़वाल में प्रचलित है, सरोल विवाह भी बोलते हैं इसे, और कुमाऊं में इसे डोल विवाह कहा जाता है। और धुनकोट है, एक शब्द धुनकोट भी है, ठीक है। कुमाऊं भूटांतिक क्षेत्र में जो रंग जाति के लोगों के द्वारा इसको प्रयोग करा जाता है एक प्रकार से, ठीक है। और प्योल पिटार, कुमाऊं क्षेत्र में जो वैवाहिक क्रियाकलाप है ना, ठीक है, उसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला विशेष शगुन होता है ये, ठीक है, प्योल पिटार। वस्त्र वगैरह दिए जाते हैं इसमें, तो इसी को कहा जाता है पिटाशियमो, ठीक है। इसका अर्थ होता है पटाना या भेजना, अर्थात विवाह के बाद दुल्हन के साथ आए हुए मेहमानों को वर के जो पारिवारिक जनों को तथा संबंधित के द्वारा विदाई देना, इसी को बोलते हैं पटाशियमो। एक है बांध देना, ठीक है, बांध देना। यह गढ़वाली परंपरा में विवाह के अवसर पर संपन्न की जाने वाली एक सांस्कृतिक अनुष्ठान प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर वधु को मंगल स्नान करते समय जो कराई गई प्रक्रिया है उसे बांध देना ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो पारंपरिक वैवाहिक परंपरा है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके बाद उत्तराखंड में कुछ डाक टिकट से संबंधित जानकारी यहाँ पे कि कब कब डाक टिकट किसके ऊपर जारी करा और कितने का करा। जैसे सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर 1965 में 15 पैसा का जो है डाक टिकट वो जारी करा था, ठीक है। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 में
कब, जब इसके 200 वर्ष पूरे हो गए थे, ठीक है, 1967, तो तब ये करा गया था जारी। फिर है स्वामी सदानंद, 1970 में, ठीक है, 15 पैसों का। और मोनाल पक्षी पे 1975 में 2 रुपए का। जिम कॉर्बेट में 1976, ठीक है। बुरांश 1977, 50 पैसे। और भारतीय सैन्य अकादमी IMA पे 1982 में। ब्रह्म कमल 1982, गोमुख 1983, राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान 1986, और राहुल सांकृत्यायन 1993। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा एक बार पहुंच करके, ठीक है। और बीरचंद सिंह गढ़वाली 1994, और रुड़की विश्वविद्यालय 1997, देहरादून रेलवे 2000 में, केदारनाथ में 2001, बद्रीनाथ में 2003, केम्प्टी जलप्रपात में 2003, और नैन सिंह रावत में 2004 में, रूपकुंड में 2006, नंदा देवी 2014, गढ़वाल राइफल्स 16 में, कुमाऊं राइफल्स में 17, सुमित्रा नंदन पंत पे 2015 में, और हेमवत नंदन बहुगुणा पे 2018 में। और भारतीय सैन्य अकादमी और राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी करा गया था, ठीक है। IMA और कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बहुत जो है फास्ट या तेजी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक रिवीजन मात्र के लिए है, ठीक है। वैसे तो आपने विस्तृत रूप से पढ़ाई होगा, नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग इससे रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। चाहे इसे आप जो है मतलब इसे 1.2 की स्पीड से भी देख सकते हैं, 2.5 की स्पीड से, चाहे फिर आप 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ताकि आप जो है इसे इसे याद करें, सुने, बार बार सुने। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख भोज्य पदार्थ या फिर व्यंजन। उत्तराखंड में जो प्रमुख भोज्य जो हमारे पदार्थ है, ठीक है, व्यंजन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे चिवड़ा या फिर चूड़ा। ये क्या होता है, धान जो है भिगोए जाते हैं इसमें, ठीक है। और तसले में फिर कुछ दिन भिगोने के बाद धान को तसले में भूना जाता है, फिर उन्हें ओखली में गरम गरम कूट कूट कर इसे चपटा करा जाता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं। जौनसार बाबर में इसे बुकना, ठीक है, बुकना भी कहते हैं। और दिवाली बगवाली के संदर्भ में इसका विशेष मांगलिक महत्व है। दिवाली के समय ये खाने के रूप में दिया जाता है, जैसे लोग आते जाते हैं, ठीक है। चीला या चिल्ला, ये कुमाऊनी विशिष्ट क्या है, नमकीन भोज्य पदार्थ है, ठीक है। ये नमकीन टाइप का है, मीठा नहीं बनता, ये नमकीन सा है। और फिर अगला है चुड़कानी। ये कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के द्वारा खाए जाने वाला भात या फिर सहयोगी एक तरल क्या है, भोज्य पदार्थ है, ठीक है, चुड़कानी। फिर है छछड़ो। ये पर्वतीय क्षेत्र जो लोग है, ठीक है, सामान्यतः अर्ध तरल भोज्य पदार्थ है, ठीक है। इसे गढ़वाल में छछेड़ो कहा जाता है। और सामान्यतः इसे झंगोरा, ठीक है, सांवा के चावलों से बनाया जाता है, ये झंगोरा है। और एक है छुलवा या फिर चौवा, यानी इसे चीला भी बोलते हैं। पर्वतीय मिष्ट भोज है, ठीक है। और विशेषकर त्योहारों अथवा विशिष्ट जो अतिथि होते हैं उनके आगमन के अवसर पर ये बनाया जाता है। एक होता है टेंटी के सातु, ठीक है। ये देहरादून जनपद के जो जनजातीय क्षेत्र है, जौनसार बाबर में, इसमें सर्व मतलब सुलभ भोज्य है एक प्रकार से, ठीक है। इसे मक्के की टेंटे, यानी जो टेंटे होता है ना, एक प्रकार से भुट्टे जिसे बोलते हैं, टेंटे भुट्टे को कहा जाता है। इसको भुना जाता है, और ठीक है, इसको भुनने के बाद इसे पीसा जाता है, और ये इसे खाया जाता है फिर। अगला है ठठवानी। कुमाऊं क्षेत्र का एक विशिष्ट भोज्य है ये। और दक्षिण भारत के सांबर और रसम के समान है ये, ठीक है। सांबर जो होता है उसके समान है, चावल के साथ खाया जाता है इसे, ठीक है। एक है तिताला रोटी, ठीक है। मध्यकालीन कुमाऊनी लोगों के एक प्रमुख भोज्य व्यंजन था ये। और इसका उल्लेख जो है कत्यूरी जागर गाथा में भी पाया जाता है। इसके बाद है थुद। ये गढ़वाल में प्रचलित मीठे खाद्य जो व्यंजन है उसमें जो है उसका व्यंजन है, जो कि घी और गुड़ को मिलाने के साथ खाया जाता है, ठीक है। थुद। फिर है आटो। ये एक गढ़वाल का व्यंजन है, ठीक है। इसमें आटे को दूध में डाला जाता है और दूध में पकाकर, ठीक है। इसलिए जो क्या बोलते हैं, दूध माँ को आटा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, दूध और वो डाल के इसमें ना पकाया जाता है। फिर है इंडरा। ये मरोज के अवसर पर जौनसार बावर के लोग बनाते हैं, ठीक है। और एक इसे कुलत की दाल में उबालकर और सिल सिल पर पीस कर उसकी पिट्टी सी बनाई जाती है, फिर उसको दाल को उसमें डाला जाता है, तो ये इस प्रकार से बनाया जाता है। फिर है कापा या कापलो या फिर कनाली। ये जो कोपल होता है, जो कोमल पत्तियां, ठीक है, उसको एक साथ उबाल कर बारीक पीस कर उसमें चावल का मांड मिलाकर बनाया जाता है। फिर है खजूरे। ये भी एक प्रकार का क्या है, भोज्य पदार्थ है। अगला आता है गुड़बोए। गुड़बोए मतलब इसका अर्थ होता है गुड़ और चर्बी। ये उत्तराखंड की जौनसार बावर क्षेत्र में बनाया जाता है, माघ मरोज में, ठीक है, उसमें बनाया जाता है।
फिर है घुटे, ये कुमाऊं मंडल के जनजातीय क्षेत्र रंग राजू मतलब वहाँ का एक भोज्य पदार्थ है। इसे डोसे की तरह मतलब कुट्टो पतली काफर के आटे के साथ बनाया जाता है। और दारवा में इसे घुट्टे भी बोला जाता है। चौंदास में ब्यास में इसे सिले कुटव कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। गुनवा, ये पिनालू के मतलब पत्तों के साथ बनाया जाता है एक प्रकार से। ठीक है, चौरवाणी हो गया। ठीक है, और इसे उड़द की दाल और बारीक पीस कर बनाया जाता है, ये मिर्च मसाला डालकर। चौसवानी, ठीक है, ये मुसू का दांत। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, पतोड़, पत्ती उड़ा जैसे होता है ना, पिनालू अरबी के पत्ते के नमक मिर्च वगैरह ये मिला कर बनाया जाता है, पत्ती उड़ बोला जाता है। सिलिकाटो कुमाऊं क्षेत्र में शोका जनजाति के लोग का व्यंजन है ये। काफर और जो पलती के आटे है ना, उससे बनाया जाता है ये। अरसा या अरसा गढ़वाल क्षेत्र में लोकप्रिय व्यंजन है। चावल का जो होता है, चावल को भिगोकर उसे कूट कर छाना जाता है, फिर गुड़ की चाशनी में जो डालकर हलवे की भांति गाढ़ा करके उसके बाद गोल गोल बनाकर उसे तेल में तला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, अरसा बोला जाता है। लड़की को ससुराल के लिए कलियों के रूप में इसे दिया जाता है अरसे को, तो बहुत फेमस डिश है। एक है चुनिया, चमोली क्षेत्र के अधिकांश घरों में मकर संक्रांति के अवसर पर ये सात अनों से मिश्रित आटे के उससे बनाया जाता है चुनिया। और एक है पिनवे, ये पिनवे जो है चावल और झंगोरे के आटे से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जौनसर बावर क्षेत्र में बनते हैं। पिनोला, पिनोला भी टिहरी जनपद के और जौनपुर क्षेत्र के उसमें बनाया जाता है ये पिनोला। कफरोला है। ठीक है, काफर जो बोलता है ना, उसके आटे और गुड़ शक्कर मिलाकर बनाया जाता है। बड़ील कुमाऊं क्षेत्र का एक व्यंजन है। एक है भरियोस वाला, ये गढ़वाल मंडल का जो प्रचलित पकवान है। गहत कुलत को उबालकर और सिलबट्टे में पीस कर, ठीक है, आटे के पेड़े के बीच में डालकर इसे कचौड़ी की भांति बनाया जाता है एक प्रकार से। ठीक है, ये पूड़ी या पूड़ी ना कहकर इसे स्वाला भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भरियो स्वाला। रेमुंडी, ये गढ़वाल क्षेत्र का ही भोज है। इसे साकना नामक जो वनस्पति के फूल है ना उसमें, या फिर बुरांश के फूलों को मिलाकर उसमें नमक मिर्च डालकर तैयार किया जाता है ये रेमुंडी। रोट या रोटान, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में ऐसा पकवान है जो कि देवरादाना के संदर्भ में देवस्थलों में बनाया जाता है। ठीक है, जहाँ देवस्थल होता है ना, जो रोट बनाया जाता है एक तरह से, रोटाना इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये विवाहित लड़कियां मायके ससुराल आते जाते समय भी इन्हें अरसों के साथ समूह कलियों के रूप में भी ले जाती है। लपसी या लपसी, ठीक है, ये भी गढ़वाल का ही है। और दूध में गेहूं गेहूं का आटा वगैरह ये मीठा डालकर बनाया जाता है, पकाया जाता है। ये लसूड़ा है, ये जो है दाल की पिट्टी, ये जो मंडवे कोदों का जो गूंदा हुआ आटा होता है ना, उससे बनाया जाता है। और लेमड़ा, ये जनजातीय क्षेत्र जौनसार में बनाया जाता है। बिच्छू घास खंडाली जो सर्दियों में बनती है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। लिंगुड़ा हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गधेरों में, गाढ़ गधेरों में मिलता है ना ये, और इसकी सब्जी बनाई जाती है। तिमला, पेड़ का फल है ये, अंजीर बनती है जो। अल्मोड़ू, ठीक है, अरमोड़ू जो घास का जो प्रयोग चटनी बनाने में किया जाता है इसका। ठीक है, अल्मोड़ा का। श्या व्यंजन, फलियो, ठीक है, पर्वत क्षेत्र में मीठा है। और फिर मशरूम को क्या बोलते हैं पहाड़ी में, च्यू बोला जाता है। और इसके बाद है अस्का, ठीक है, जौनसार या जौनपुर क्षेत्र में बोला जाता है, पीस कर बनाया जाता है ये अस्का या रस्का जो बोलते हैं इसे। गढ़वाल में चावल से बने वाली खीर को तस्मे बोला जाता है, तस्मे। और गढ़वाल में गेहूं की हरी बाली को आग में भूनकर ऊमी बनाया जाता है, ऊमी। ठीक है, एक होता है घेंजा, चावल के आटे से बनाया जाता है, ये भी मीठा होता है। और पटूड़ी, ये कच्चे मक्के के दाने से बनती है। और गुलगुले आटे और गुड़ को साथ में घोल कर बनाया जाता है इसे। देव प्रसाद भी बोला जाता है, चढ़ाया जाता है इसे। बाड़ी होता है, हलवे का सामान ही होता है, मंडवे कोदों से बनाया जाता है मेन तो। और ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक मिष्ठान के रूप में तथा दूसरा जो है लवणान के रूप में बनाया जाता है। दक्षिण भारत का मंडवा रागी, ठीक है, इसमें कहा जाता है। और सिल्लू, एक है सिल्लू, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के भोटान क्षेत्र का जो सिली, यानी जैसे कापर फतली गेहूं, इससे आटे से तैयार किया जाता है ये वाला। सीड़ा, ये पश्चिम गढ़वाल का पकवान है। तोमड़ी या तोमड़ी लौकी की सब्जी से बनाया जाता है एक प्रकार से। फिर जंगोरे की खीर है। और मंडवे कोदों का रोटी भी है। फाणू है, गेहत की दाल से बनाया जाता है, जिसे गथवाणी भी बोला जाता है। स्याले, रोट देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। खिचवाणी, आलू को पीस कर बनाया जाता है। चौसा, उड़द की दाल को पीस कर बनाया जाता है। और सिंगल, एक विशिष्ट मिष्ठान है जो घी
दही चीनी ये सारे सारे इसमें मिलाया जाता है तब बनता है ये, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पकवान एक प्रकार से महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो आप नोट कर लीजिएगा, ये रिवीजन के तौर पे वीडियोस है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवस, ठीक है, जैसे राज्य जल दिवस 25 मई को, हरियाली दिवस 5 जुलाई को, प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को, नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन के दिवस को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रेरणा दिवस। कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर, जो खटीमा गोलीकांड हुआ था उसकी स्मृति के रूप में ये 1 सितंबर को 2018 से मनाया जाता है कुमाऊनी। ऐसे ही गढ़वाली बोली दिवस 2 सितंबर को, जो मसूरी गोलीकांड हुआ था, तो 2018 से ये दोनों तीनों दिवस जो है मनाए गए। और बुग्याल दिवस, बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर 2024 से मनाया जाता है। और हिमालय दिवस 9 सितंबर 2014 से, ठीक है। और उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को प्रीतम जो भरद्वाज जी है उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को, जो हरिदत्त भट्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और गणभोज दिवस 7 अक्टूबर 2024 है ये। राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को, पहाड़ दिवस 11 दिसंबर को, गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को, और लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्म दिवस पर। और देश का जो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को राज्य के अल्मोड़ा जनपद में मनाया गया था। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा आज का जीके जीएस उत्तराखंड का। आई होप आपको बहुत यूजफुल रही होगी ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए। और भी हम इसमें जो है अच्छी अच्छी आपको वीडियोस लाएंगे और पूरी की पूरी जो पीएस नेगी की बुक है वो कंप्लीट कराएंगे। तो चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।